Hi friends, I am Vikas and welcome to my channel Logic Driven Analysis, where I decode the markets using logic, data, and structure. Friends, I firmly believe that markets must be understood logically and not emotionally. और इस चैनल में we will learn how to decode the markets logically using fundamental tools and technical tools. Also, we will study individual stocks as case studies just to understand different concepts. तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है पीई रेशियो पे. सो इन दिस फर्स्ट वीडियो वी विल लर्न what is a PE ratio in the most and simplest way possible. And also we will learn how smart investors use this actually. So friends, many investors think that low PE means cheap stock. But what if I tell you that sometimes even low PE can be very dangerous? So let's decode this. Decoding the P ratio. What is a P ratio? Why does it matter? Why is it important? Where do people go wrong? How FIs use P, a real stock example, which we'll see, and finally, my logical view on the P ratio. What is a P ratio? P ratio means price to earnings ratio, one of the simplest and most used valuation tools. ये फ्रेंड्स हर जगह पे हर टाइप के इन्वेस्टर्स रिटेल हो HNI हो FIIs हो हर कोई ये टूल यूज करता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो. इसका फॉर्मूला क्या है? पी रेशियो इज इक्वल टू शेयर प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर. मान लो किसी शेयर का प्राइस 200 है और ईपीएस उसका 10 है तो उसका पी रेशियो हो गया 20. यू आर पेइंग ₹20 फॉर एवरी ₹1 प्रॉफिट दैट द कंपनी अर्न्स. मतलब हर ₹1 जो कंपनी बनाती है अर्न करती है पर शेयर उसका 20 टाइम्स उसका प्राइस मार्केट दे रहा है. मार्केट इज गिविंग इट 20 टाइम्स मल्टीपल. 20 टाइम्स जो देता है उसे हम कहते हैं पी रेशियो या हम लोग ये भी कह सकते हैं पी मल्टी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल इज 20. अभी दो तरह के पी रेशियो होते हैं. एक तो ट्रेलिंग मतलब जो 5-12 मंथ्स के होते हैं प्रॉफिट उसको उसको कॉन्टेक्स्ट में रख के जो पी निकलता है वो है. और फॉरवर्ड पी मतलब फ्यूचर के जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसको कॉन्टेक्स्ट में रख के जो पी निकलता है वो होता है. व्हाई डज इट मैटर? इट शोज व्हाट यू आर पेइंग. मतलब पी रेशियो में जैसे मैंने बोला था कि हर तरह के इन्वेस्टर यूज करते हैं. तो सबसे पहला है कि ये हमने को बताता है कि हम क्या और कितना महंगा खरीद रहे हैं. मान लो किसी शेयर का ईपीएस ₹10 है और उस शेयर का प्राइस है ₹100 तो पी रेशियो हो गया 10. लेकिन उसी शेयर का प्राइस अगर 300 हो गया तो पी हो जाएगा 30. तो हमको पता चलेगा कि भाई ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. 30 का पी खाली प्राइस देख के नहीं पता चलता, पी देख के ही पता चलता है कि महंगा है या सस्ता. राइट. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. इट रिफ्लेक्ट्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस. मतलब हाई पी जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है मतलब यही बताता है कि मार्केट इसको हायर ग्रोथ मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है इसीलिए इसको पी हायर दे रहा है. फ्यूचर ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है इस पर्टिकुलर सेक्टर या स्टॉक पे इसीलिए इसको हायर पी दिया है. वैसे ही जब लोअर पी होता है तो मार्केट ये समझता है कि भाई ये लोअर एक्सपेक्टेशन है इसका फ्यूचर का ग्रोथ तो उसको लोअर पी दिया. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट. इट इम्पैक्ट्स फ्यूचर रिटर्न्स. मान लो अगर आपने कोई स्टॉक 15 की पी में लिया और उसका अर्निंग्स मोर और लेस वही है 1 2 3 क्वार्टर तक लेकिन उसका पी मल्टीपल एक्सपांड हो गया 15 से 25 तो आपके रिटर्न्स इंपैक्ट करेंगे. आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा. सिमिलरली अगर आपने कोई स्टॉक 40 के पी पे बाई किया और समझो 20 हो गया अर्निंग्स का जो है जिसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया लेकिन पी कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो भी आपके रिटर्न्स को इम्पैक्ट करेगा. दिस मीन्स के पी मल्टीपल का एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन भी आपके रिटर्न्स पे इम्पैक्ट कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट. इट चेंजेस विथ मार्केट साइकिल्स. देखो बुल मार्केट में पी एक्सपांड होता है, बेयर मार्केट में पी कॉन्ट्रैक्ट होता है. बुल मार्केट में ऑप्टिमिज्म ही ऑप्टिमिज्म होता है हर जगह और बेयर मार्केट में सब जगह पेसिमिज्म ही होता है तो फियर ही होता है. तो वो हिसाब से पी इट चेंजेस विद द मार्केट साइकिल. अप साइकिल है तो पी एक्सपांड होगा, डाउन साइकिल है तो पी कॉन्ट्रैक्ट होता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. इट हेल्प्स अवॉइड ओवर पेइंग. फ्रेंड्स मेनी कंपनीज इन द मार्केट मतलब जिसको वो कहते हैं कि उसका प्रॉफिट उसका ग्रोथ उसका सेक्टर सब बूमिंग है फिर भी वो 30 40 50% करेक्ट हो जाता है. क्यों होता है ऐसा? इट इज ओनली नॉट नॉट बिकॉज के उसके कंपनी के रिजल्ट खराब आ गए. ऐसा नहीं है कि उसके रिजल्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज हो गया है. इट इज ओनली बिकॉज इन्वेस्टर्स हैव ओवर पेड. जो उसका जो एक्चुअल पी मल्टीपल मिलना चाहिए उससे भी बहुत ज्यादा लोगों ने फैक्टर करके उसका प्राइस दे दिया.
तो जब उसका रिजल्ट आता है मोर और लेस सेम आता है, फ्लैट आता है, स्लाइटली लोअर, तो जो एक्सेस पी मल्टीपल देता है पूरा करेक्ट कर देता है मार्केट, तो वहां से 30 40 50% करेक्ट हो जाता है। तो पी मल्टीपल आपको हेल्प करता है ये जज करने में कि भाई ये बहुत ही ओवर प्राइस्ड है, लेट्स वेट। फिर जब आप वेट करोगे, करेक्शन आएगा, तब आप लोगे, तो इन दिस वे इट कैन हेल्प यू ओवर पेइंग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द रियल रीजन पी मैटर्स। स्टॉक जो प्राइस होता है, स्टॉक का प्राइस, उसमें दो दो कंपोनेंट आता है जिससे कि स्टॉक प्राइस डिराइव होता है। एक है अर्निंग्स, दैट इज ईपीएस, एंड सेकंड इज द उसका पी मल्टीपल, मार्केट कितना पी मल्टीपल दे रहा है। ये दो को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको स्टॉक प्राइस डिराइव होगा। तो एक स्टॉक प्राइस में सबसे इंपॉर्टेंट है अर्निंग्स और दूसरा है पी मल्टीपल, एंड यू कैन नॉट इग्नोर एनी ऑफ दैट। आपको अर्निंग्स पे भी फोकस करना पड़ेगा और मार्केट का परसेप्शन क्या है। पी मल्टीपल मतलब मार्केट का परसेप्शन, मार्केट क्या सोच रहा है इसके बारे में, कितना मल्टीपल दे रहा है। तो ये दो चीज को आप फैक्टर करोगे तब आपको पता चलेगा कि स्टॉक का ये प्राइस क्यों है। तो रियल रीजन फॉर पी इज द मल्टीपल व्हाट द मार्केट इज गिविंग, द परसेप्शन। तो यहां तक हमने देखा कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे अलग अलग वे में अपने को हेल्प कर सकता है। अब गलती कहाँ होती है पब्लिक के, रिटेल इन्वेस्टर की, अभी हम ये देखते हैं। थिंकिंग ऑफ लो पी इज इक्वल टू चीप। मान लो किसी स्टॉक का पी 6 है तो रिटेल को लगेगा ये तो 6 का पी है, ले लो। अरे भाई, जब लोअर पी होता है उसका मतलब कि मार्केट उसके ग्रोथ को बहुत ही कम एंटिसिपेट कर रहा है, या इसको, ये स्टॉक को, इसका जो ग्रोथ है, इसका जो बिजनेस है वो डिक्लाइनिंग लग रहा है मार्केट को, इसीलिए इतना कम पी है। तो जब लोअर ग्रोथ हो या बिजनेस डिक्लाइनिंग हो या वो सेक्टर ही डाउनवर्ड साइकिल में हो, तो लो पी में क्यों चढ़ने का। रिटेल का यही होता है, वो लो पी देख के ले लेते हैं और फिर ट्रैप हो जाते हैं। तो यहीं पे एक गलती होती है रिटेलर्स की। सेकंड थिंग है, रिटेल इग्नोर करता है ग्रोथ को। मान लो किसी स्टॉक का पी है 15 और उसका ग्रोथ है 5%, और दूसरा जो स्टॉक है उसका पी है 25 और ग्रोथ है उसका 30%। तो रिटेल क्या करेगा, 15 का पी वाला स्टॉक और 25 का पी, तो वो 15 वाला ले लेगा, भले दोनों सेम सेक्टर के, कि ये सस्ता मिल रहा है। अरे भाई, उसका ग्रोथ खाली 5% है और इसका 30% ग्रो हो रहा है, तो ये आपको रिटर्न देगा, वो रिटर्न नहीं दे पाएगा। तो मार्केट जब ग्रोथ, रिटेल रिटेल जो है, रिटेल वो ग्रोथ को इग्नोर कर देता है, खाली पी पे फोकस करता है, तो वहां पे भी वो गलती करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कंपेयरिंग डिफरेंट सेक्टर्स। अभी रिटेल वाले क्या करते हैं कि भाई हिंदुस्तान लीवर है, एक एग्जांपल है, और दूसरा है कोई पीएसयू बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा मान लो। तो दोनों को कंपेयर कैसे हो सकता है, वो अलग सेक्टर है, ये अलग सेक्टर है। वो हिंदुस्तान लीवर को 40 50 का पी है, इसका 10 का पी होगा, तो कोई भी रिटेल बोलेगा वो स्टॉक लेना ही नहीं चाहिए, वो तो 40 का पी है, 50 का पी है, बहुत महंगा है। अरे वो एफएमसीजी है और ये पीएसयू बैंक है, दोनों का सेक्टर अलग है, दोनों की ग्रोथ का जो ट्रेजेक्टरी है वो अलग है। वो 50 के पी में भी इतने सालों से रिटर्न दे रहा है, ये 10 का पी में भी इतना रिटर्न नहीं दे पाया। मतलब कंपेयरिंग डिफरेंट सेक्टर स्टॉक्स इज रॉन्ग, इज अ मिस्टेक, जहां पे रिटेल मिस्टेक करते हैं। यू शुड कंपेयर एप्पल विथ एप्पल, नॉट एप्पल विथ ऑरेंज। तो ये एक चीज जो रिटेल करती है, ये दिस इज वेयर दे आर गोइंग रॉन्ग। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इग्नोरिंग मार्केट साइकिल्स, यूजिंग 1 ईयर अर्निंग्स, यूजिंग ओनली 1 ईयर अर्निंग। देखो, 21 साल का आप अर्निंग देख के सोच लोगे कि भाई ये साल में बम्पर अर्निंग्स हो गया, अभी अगले साल भी होगा। ऐसा नहीं होता है। वो एक साल में भलो किसी सिक्लिकल स्टॉक हो, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री या स्टील इंडस्ट्री, कोई प्राइस बढ़ गया या कुछ हुआ, और अगर अर्निंग्स बहुत बेहतर आ गए और आपको लगा कि इतना छोटा, इतना कम पी में इतना बड़ा प्रॉफिट है तो ले लो, भाई वो ट्रैप है, वो ट्रैप है। वो जब अर्निंग्स वापस नीचे आएंगे तो आपका स्टॉक नीचे ही आएगा, भले आपने लो पी पे बाय किया। तो एक साल के अर्निंग्स से कभी मत जाओ, या तो 3 to 5 years देखो या फिर उसके नॉर्मलाइज अर्निंग्स देखो, तभी आप कंपेयर कर सकते हो और आपका डिसीजन प्रॉपर आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोरिंग मार्केट साइकिल। अभी हाई पी नॉर्मल होता है बुल मार्केट में, और बेयर मार्केट में लो पी नॉर्मल होता है। तो अभी हाई पी में यूफोरिया जैसा हो जाता है बुल मार्केट में। तो यही जो पी है मार्केट का, जो लोग साइकिल को इग्नोर कर देते हैं कि ये कौन सी साइकिल में जा रहा है, वो लोग बस सीधा यूफोरिया में ले लेते हैं कि अब तो खाली फ्यूचर अर्निंग्स ही जोरदार है,
और वैसे ही लोअर, जब बेयर मार्केट आता है लोअर पी में वो लोग बेच देते हैं कि भाई इसका तो अर्निंग्स अभी खत्म। तो जो यूफोरिया में बाइंग और पैनिक में सेलिंग होता है, वो आप मिस्टेक इसी वजह से करते हो क्योंकि आप मार्केट के साइकिल को इग्नोर करते हो, उसी की वजह से आपका ये मिस्टेक होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है थिंकिंग पी प्रेडिक्ट शॉर्ट टर्म मूवमेंट। भाई पी कुछ प्रेडिक्ट नहीं करता है, पी इज अ टूल। आप जब भी कोई चीज एनालाइज करोगे उसके अर्निंग्स को पहले फोकस में रखो और फिर एज अ टूल पी को मेजर करो कि वो कंपनी महंगी है या सस्ती है अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल उसका जो भी है, या ग्रोथ का आपका जो भी फोरकास्ट हो। तो पी इज अ टूल, इट इज नॉट यूज्ड एज प्रेडिक्टिंग द प्राइस मूवमेंट। तो ये एक खास एक चीज ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी पी मल्टीपल से आप जज करोगे कम है तो ले लूं। अरे भाई कम पी पे कोई भी स्टॉक years it can be overvalued or undervalued for years, कोई भी स्टॉक। सो you cannot predict the price movement based on p। और सबसे मेन जो सबसे कोर मिस्टेक जो लोगों की होती है वो उसको बाई सेल सिग्नल मान के ही चलते हैं इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग इट एज अ टूल just to analyze your earnings growth or whatever, just to measure the expensive, whether a stock is expensive or not। वो टूल की जगह पे सीधा उसको बाई सेल सिग्नल में काउंट करते हैं, जैसे हमने अभी बात किया था। और यहीं पे जो न्यू कमर्स होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, वो मिस्टेक करते हैं, और जो सीरियस इन्वेस्टर होते हैं वो बेनिफिट ले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है, वो मैच्योर्ड है, उनको पता है कैसे इसको रीड करना है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है पी रेशियो में, जहां सब लोग रॉन्ग जाते हैं। P is not a decision maker. Price to earning ratio is not a decision maker. It's a decision supporting tool. बिगेस्ट मिस्टेक लोगों की यही होती है कि दे डोंट मिस अंडरस्टैंड द पी रेशियो। उनका सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि उन्होंने उसको ओवर ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। इट इज़ ओवर सिंप्लीफाइंग द पी रेशियो कि भाई 5 के नीचे है तो बाई करो, 50 के ऊपर है सेल करो, ऐसा सिंपल करके सीधा बाई सेल सिग्नल नक्की कर दिया है, विच इज टोटली रॉन्ग एंड टोटली मिसलीडिंग। Most people lose money not because they have bought a wrong company or a bad company. They lose because they bought at a wrong PE। ये खास ध्यान में रखना। ज्यादा करके लोग लॉस करते हैं तो कोई बैड कंपनी बाय करके नहीं करते, रॉन्ग पीई पे बाय करते हैं, उसी में वो लोग लॉस करते हैं। ये बहुत ही चीज इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस में रखना चाहिए। अभी हम आते हैं कि एफ कैसे यूज करते हैं। एफ के 4 पॉइंट्स है, वो कैसे यूज करते हैं। वो पी को इंटरेस्ट रेट से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो इंडिया का बॉन्ड यील्ड जो है वो कितने पे है। अगर 7% पे है और इंडिया का जो इक्विटी इक्विटी अर्निंग्स का यील्ड है वो अगर 5% पे है, तो वो लोग सोचेंगे कि भाई बॉन्ड में ज़्यादा, बॉन्ड यील्ड ज़्यादा है 7% और इक्विटी अर्निंग्स यील्ड खाली 5% है, तो वो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो लोग सोचेंगे उससे अच्छा बॉन्ड में डालो। इसका मतलब जब लोअर इंटरेस्ट होता है, अगर बॉन्ड यील्ड समझो हो गया 5% और अर्निंग्स यील्ड हो गया 7%, तो वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक मैक्रो लेवल का फैक्टर है एफ जो कंसीडर करते हैं। सेकंड है पी वर्सेस ग्रोथ। तो एफ जो है वो इसको कहते हैं पी वर्सेस ग्रोथ का जो रेशियो उसका नाम है पैग रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एफ बहुत ही इसको फोकस में रखते हैं। कोई भी डिसीजन में इनका ये पैग रेशियो का कंसिडरेशन होता ही है। अगर अर्निंग्स ग्रोथ 25% है और पी मल्टीपल 25% है, तो वो लोग सोचेंगे कि ये मैनेजेबल है। लेकिन अगर अर्निंग्स ग्रोथ 10% है और पी रेशियो 30 है, तो वो लोग ऐसे स्टॉक लेंगे ही नहीं। उससे अच्छा वो 25 अर्निंग्स और 25% ग्रोथ वाले स्टॉक लेंगे। इसका मतलब जो पैग रेशियो है वो अगर 1 या बिलो 1 होगा तो एफ आई आर वेरी मच इंटरेस्टेड, अदरवाइज दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो ये एक टूल है एफ का जब भी वो डिसीजन लेते हैं। थर्ड पॉइंट है पी वर्सेस ग्लोबल ऑल्टरनेटिव्स। मतलब वो कंपेयर करेंगे इंडिया टू यूएस, इंडिया टू अदर एशियन कंट्रीज, और ओवरऑल जैसे इंडिया का पी जो है, इंडिया का जो पैग रेशियो है वो दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा है और उनको लग रहा है कि जो ज़्यादा पी इंडिया मांग रहा है, अगर उसके सामने उसको ग्रोथ कम दिखा तो वो लोग एंटर नहीं करेंगे। लेकिन अगर उन्हें लगा कि ये पी रेशियो इंडिया का एट पार है दूसरे के साथ, लेकिन इंडिया का फ्यूचर ग्रोथ बहुत दिख रहा है, तो दे विल पोर इन मनी, वो लोग इसमें पैसा डालेंगे। तो ये भी एक टूल है उनका मेजर करने के लिए कि वेदर दे इन्वेस्ट इन इंडिया और अदर कंट्रीज। और फोर्थ पॉइंट है
FIs केयर मोर अबाउट PE चेंज, नॉट PE लेवल। मतलब अगर कोई स्टॉक जिसका PE 12 से बढ़ के 16 हो गया एक आध 2 महीने में, तो उनको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। इंस्टेड ऑफ किसी कंपनी का जो PE है वो हाई है 40 है और वहीं पे पड़ा है 6 8 10 महीने से, उनको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो स्टोरी था, जो जूस था, जो मलाई थी, वो सब निकल गई है। उनको ऐसा स्टॉक चाहिए जहाँ पे PE एक्सपांड हुआ, मतलब जहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगे, मार्केट के परसेप्शन जिस स्टॉक के बारे में चेंज हुआ, उनको ऐसे स्टॉक्स में इंटरेस्ट है जहाँ पे री रेटिंग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। री रेटिंग फेज इज इक्वल टू FII इनफ्लोज, ये समझ के चलिए आप। जहां री रेटिंग हुआ वहां FII का पैसा फटाफट आएगा। और अभी हम लोग देखते हैं मेरा लॉजिकल व्यू। देखो ये जो मेरा लॉजिकल व्यू है, आई जस्ट रीड आउट, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली, द कंटेंट शेयर्ड इज बेस्ड ऑन पर्सनल एनालिसिस एंड पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, it is not an investment advice. Please consult a SEBI registered financial advisor before making any investment decisions. Investing in the stock market involves risk. ठीक है। अभी हम आते हैं कि मेरा जो लॉजिकल व्यू है, मैं कैसे इसको यूज करता हूँ और मेरा जो खुद का एनालिसिस है वो क्या है। देखो मैं कोई भी चीज जब करता हूँ स्टॉक के बारे में एनालिसिस, तो सबसे पहले देखता हूँ, फर्स्ट वेरी की फैक्टर इज कि ये सनराइज सेक्टर से है कि नहीं। या तो सनराइज सेक्टर या एवरग्रीन सेक्टर। एवरग्रीन इन द सेंस कि समझो फॉर एग्जांपल कंजम्पशन सेक्टर। कंजम्पशन सेक्टर जो है वो एवरग्रीन है। आज हम लोग जो भी चीज़ कंज्यूम करते हैं, आज कंज्यूम करने के बाद नेक्स्ट डे हमको उसकी ज़रूरत फिर से पड़ती है। वो कंजम्पशन सेक्टर जो है, हर चीज़ हो, आप कुछ खाना पीना खाते हो, कपड़े पहनते हो, या आपका फ्रिज, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन जो भी यूज़ करते हो, मतलब जो भी कंज्यूम करते हो, उसकी रिकरिंग डिमांड है, क्योंकि वो लाइफ का एक पार्ट हो चुकी है। तो वो जो लाइफ का एक पार्ट है वो उसके बिना नहीं चलने वाली, बिकम्स अ नेसेसिटी। तो या तो वो सनराइज सेक्टर का होना चाहिए या एवरग्रीन सेक्टर लाइक कंजम्पशन। फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही है। सेकंड चीज है कि वो जो स्टॉक है उसका जो इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है उससे कम होना चाहिए। तो अगर उससे कम है तो हमको ये पता है कि इंडस्ट्री ने जो अच्छी कंपनीज को, जिसका ग्रोथ अच्छा है, उसको जो पी दिया है, अगर हम जो कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं उसका अभी पी कम है लेकिन उसमें ग्रोथ पोटेंशियल फ्यूचर में आगे है, तो इसका पी भी री रेट हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट है, इंडस्ट्री पी से उसका पी रेशियो नीचे होना चाहिए, साइजेबल। और थर्ड पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, कि अगर उस कंपनी का ईपीएस 25% से CAGR अगले 3 साल तक हमको दिख रहा है कि अगर वो ग्रो करेगा, मतलब 3 साल से अगर 25% से CAGR से अगर कोई भी कंपनी का ईपीएस ग्रो होगा, मतलब इफेक्टिवली डबल हो जाएगा 3 साल में, तो उसके शेयर प्राइस को बढ़ना ही है। अगर ईपीएस बढ़ रहा है तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा ही, प्रोवाइडेड आपका जो पीई है, मैंने बताया कि वो इंडस्ट्री पीई से कम हो, साइजेबल कम हो, और सस्ता हो, इन द सेंस सस्ता हो, और अगर ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है तो आपको, मतलब कहते हैं कि आपका जो एनालिसिस है, जो लॉजिक हमने बिठाया, इंडस्ट्री पीई से कम, सनराइज सेक्टर या फिर एवरग्रीन सेक्टर, और अगर इस कंपनी का 3 साल का नेक्स्ट अर्निंग्स जो है वो दिख रहा है कि 25% से ग्रो हो सकता है, तो आप मुझे बताइए कि इस कंपनी का प्राइस क्यों नहीं बढ़ सकता, ऐसी कंपनी का प्राइस क्यों नहीं बढ़ सकता। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर हमें ढूंढना है कि जहाँ पे ऐसा हो, जहाँ पे हमें ऐसा ग्रोथ मिले, जहाँ पे हमें ऐसा वैल्यूएशन मिले, और जहाँ पे हमें इंडस्ट्री का जो साइकिल है वो अप साइकिल में मिले। तो ये तीन चीज हो गई तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि भाई हम एक राइट, वी आर इन द राइट प्लेस। और इसी प्रोसेस में जब आप देखोगे कि समझो अगर मान लो उसका पी रेशियो 15 है किसी स्टॉक का, जिसका अर्निंग्स रेशियो आपको 25% CAGR से दिख रहा हो अगले 3-4 साल का, तो अगर उसका ये ग्रोथ रेट मेंटेन हो रहा है तो एक आध 2 क्वार्टर के बाद धीरे धीरे उसका पीई भी एक्सपांड हो सकता है। और जैसे पीई एक्सपांड होने लगा, समझ लो कि ये इंटरप्रिटेशन है कि स्मार्ट मनी इसमें इंटरेस्टेड हो चुके हैं। FIIs ऑलवेज कम व्हेन देयर इज अ री रेटिंग इन द पीई मल्टीपल। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैं यूज करता हूँ कोई भी स्टॉक एनालाइज करने में, जब जहां तक पी रेशियो का सवाल है। बहुत सारी चीज हमको
कंसीडर करना पड़ता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट पी रेशियो। तो पी रेशियो को मैं एसेट टूल की तरह यूज करता हूँ, जहाँ पे मेरे ये फर्स्ट टू रिक्वायरमेंट फुलफिल होने चाहिए, सनराइज सेक्टर और एवरग्रीन सेक्टर। सेकेंड थिंग, इंडस्ट्री पी से साइजेबल थोड़ा नीचे होना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग, फिर आएगा हमारा अर्निंग्स, कि जहाँ पे हमको 20-25% CAGR का ईपीएस का ग्रोथ दिखना चाहिए। तो फिर ये कंपनी हमारे फॉर्मेट में, हमारे जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है उसमें बैठ जाती है। तो दिस इज द वे हाउ आई ट्रीट इट। और उसके बाद साइड के जो टूल्स है, जो एडिशनल टूल्स है, हम लोग देख सकते हैं कि भाई इसमें 2-3 क्वार्टर में FII DIS के होल्डिंग बढ़े हैं, पी में कुछ री रेटिंग हुआ है, अर्निंग्स में थोड़ी विजिबिलिटी दिख रही है, मैनेजमेंट की कमेंट्री में फर्क पड़ा है, वो सब चीज़ एडिशनल होती जाएगी वंस यू स्टार्ट कीपिंग अ ट्रैक ऑफ इट। बट बेसिकली दिस इज द लॉजिक। तो ये आज का हमारा फर्स्ट वीडियो है जो हमने पी रेशियो पे बनाया है, विच वी ट्राइड टू एक्सप्लेन यू लाइक नेवर बिफोर। आज तक किसी ने ऐसा नहीं समझाया होगा। आपका ये सुनने के बाद, ये जानने के बाद, आई होप कि आपका पी रेशियो के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो चुका है। हेंसफोर्थ आप कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करोगे। और एक एग्जांपल हमको जो रियल स्टॉक का लेना था, टाटा कंज्यूमर का स्टॉक, वो एक रह गया है। उसमें ये हुआ है कि देखो 2017 में टाटा कंज्यूमर्स का प्राइस था 135, 130 और 35 के आसपास, और उस वक्त उसका पी रेशियो था 20-25 के अप्रॉक्स। अब धीरे धीरे जब वो टाटा कंज्यूमर का स्टॉक जिसने भी एनालाइज किया, तो वहां से उसको जब आगे ग्रोथ दिखा, तो इंडस्ट्री पी, जैसे हमने जो बात की एग्जैक्टली वही एग्जांपल है। तो मान लो हमको टाटा कंज्यूमर थोड़ा ठीक लग रहा है, उसका जो अनाउंसमेंट्स था कि भाई टाटा वाले अपने सारी कंपनीज के फूड बिजनेस को एक ही जगह पे क्लब करना चाहते हैं, टाटा टी हो, कॉफी हो, बाकी भी फूड बिजनेस को एक ही जगह पे क्लब कर रहे हैं, तो ये फ्यूचर में बढ़ सकता है। तो हमारे नोटिस में आ गया ये स्टॉक। अभी हमारा प्रोसेस क्या है कि ये कौन से सेक्टर से है, ये एवरग्रीन सेक्टर है, कंजम्पशन सेक्टर। सेकंड है इंडस्ट्री पी, क्या था वो 50, 45, 50 के आसपास है, इसका पी क्या था 20 और 25 के बीच में था। सेकंड फैक्टर भी हमारा फुलफिल हो गया। अभी थर्ड है हमारा अर्निंग्स फोरकास्ट। तो अर्निंग्स फोरकास्ट अगर आपका 3-4 ईयर्स का 25% CAGR का है, मतलब अगर वो प्रॉफिट आपका दुगना हो रहा है 2 टाइम्स, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 2017 से अभी तक टाटा कंज्यूमर का जो प्रॉफिट है वो 3 टाइम्स हो चुका है, मतलब उसका ईपीएस 3 टाइम्स हो गया है। 450 करोड़ से कुछ 1350 करोड़ ऐसा कुछ हो गया है। और उसका शेयर प्राइस जो है लेकिन वो 3 टाइम्स की जगह पे 10 टाइम्स हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब वो इसका ईपीएस बढ़ा, अर्निंग्स बढ़ा, उसके साथ साथ उसका पी मल्टीपल भी री रेट हुआ, तभी वो 22-23%, 22-23 के पी मल्टीपल पे था, पी रेशियो पे। आज वो 77 के पी रेशियो पे है, मतलब उसका पी रेशियो 3 टाइम्स एक्सपांड हुआ और उसका अर्निंग्स भी 3 टाइम्स एक्सपांड हुआ। तो शेयर प्राइस अल्टीमेटली 10 टाइम्स हो गया। तो इसे कहते हैं एक्सपांशन ऑफ पी मल्टीपल बिकॉज ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। और ये जो प्रोसेस था 2017, 18, 19 से, और वहीं से धीरे धीरे एफआई का स्टेक बढ़ने लगा, डीआईआईज ने स्टेक बढ़ाया, पी मल्टीपल एक्सपांड होने लगा, और फिर उसका प्रॉफिट में ब्लास्ट हुआ, बहुत बढ़ गया प्रॉफिट लास्ट 2-3 साल में। तो ये एक एकदम आइडियल एग्जाम्पल है जो हमने आज डिस्कस किया। अगर पी रेशियो को राइट वे में यूज करना हो तो पहले 2 कंडीशन अगर आपने फुलफिल कर लिए, फिर आपका जो पी रेशियो है ना वो मैजिकली काम करेगा। लेकिन अगर पहला 2 फैक्टर जो हमारा है, सनराइज सेक्टर या फिर एवरग्रीन सेक्टर, एक वो पॉइंट, और दूसरा पॉइंट इंडस्ट्री पी के नीचे होना चाहिए, ये दो को अगर आपने इग्नोर कर दिया तो आपको खाली पी मल्टीपल देख के अगर आप करोगे तो यू विल अगेन रिपीट द सेम मिस्टेक। इट कैन मिसलीड यू, एंड इट विल मोस्ट पॉसिबली मिसलीड यू। तो ये मेरा लॉजिकल व्यू है कि पहले 2 फैक्टर अगर आपके क्लियर हो गए तो थर्ड जो है आपका पी मल्टीपल कैन प्ले अ बिग रोल। देखो इफेक्टिवली और राइट वे यूज करोगे तो पी टूल जो है ना आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन अगर रॉन्ग वे से यूज किया आपने, तो जैसे कि हमने बताया कि बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि लो पी मतलब गुड स्टॉक, लेकिन ऐसा नहीं है। पीपल मेक लॉस नॉट बाइंग अ बैड कंपनी बट बाइंग एट द रॉन्ग पी। मार्क माई वर्ड्स, ये आप समझ लो। गलत पी पे स्टॉक बाय कर लिया तो 4-5 साल तक अगर आप इफ यू गेट स्टक इन दैट,
तो आप क्या करोगे? तो यही समझना है हमको। राइट स्टॉक, राइट ग्रोथ और राइट पी मल्टीपल, आप सब चीज को क्लब करके कंबाइन करके एनालिसिस करो, और 5,000 से ज्यादा कंपनी है, मिलेगी कोई ना कोई कंपनी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो पी मल्टीपल का ये एक सबसे बेस्ट परसेप्शन है और सबसे लॉजिकल व्यू है। ये आप देख लो, और ये हमारी सीरीज का फर्स्ट है वीडियो। उसके बाद हम बहुत सारे रेशियोज पे, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पे भी बनाएंगे, और इन दोनों को कंबाइन करके मल्टी बैगर हम कैसे स्पॉट कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स, ये भी हम सीखेंगे। सब कुछ यही चैनल पे हम लोग सीखेंगे। 4-6 महीने का, एक आध साल का जर्नी होगा, लेकिन उसमें सीखना बहुत मिलेगा। दिस इज प्योरली एन एजुकेशनल चैनल, आपको खाली सीखना ही है। यहाँ पे यू विल नॉट गेट एनी बाय सेल सिग्नल और एनी बाय सेल एडवाइस, या फिर नो नॉइज, नो टिप्स, नथिंग, ओनली एनालिसिस, प्योरली एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट्स इट। राइट, तो आज का वीडियो यहीं तक था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई अच्छा सा यही इसके रिलेटेड टॉपिक निकालेंगे और उस पर एक्सपांड करेंगे, और पूरा उसको क्या कहते हैं, जूम कर देंगे, उसको इतना क्लियरली जूम करेंगे, आप माइन्यूट से माइन्यूट चीज भी उसको एनालाइज कर लेंगे और पूरा का पूरा वो कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। जैसे आज हमने प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का कॉन्सेप्ट इन डेप्थ समझ लिया है। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।